फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं धनंजय और आप लोगों को एक बार फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल रईस एकेडमी पर वेलकम है। तो माय डियर ऑल लवली स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बायो का जितना भी टीटीआई चैप्टर्स हैं, यानी कि ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट जितना भी चैप्टर्स है, उस सभी को हम एक एक करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जो क्वेश्चन हम करवाएंगे प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से, वो आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, अइबे करेगा 100%। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं या फिर अगर आप हमसे क्लास किए हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि आप एग्ज़ाम दे के देखे भी होंगे कि जो हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ये फिक्स है। ठीक है, अभी इसको आप ये मत समझिएगा कि मतलब सर ये एटीट्यूड में बोल रहे हैं, है ना। तो एक होता है क्या कि अगर आप भी जब मेरे स्थान पे रहिएगा, अगर 7-8 साल से रेगुलर अगर आप पढ़ाते रहिएगा तो आपको भी एक अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एग्जामिनर जो है, जो क्वेश्चन जो सेट करता है, वो क्वेश्चन सेटर कहाँ से क्वेश्चन को सेट करता है। ठीक है ना। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर का क्लास 12 का जो बायो का जो चैप्टर है, एक्सरसाइज 7 विकास। उसमें विकासवाद, उसमें क्या मेन रूप से तीनों चीज़ पढ़ना पड़ता है। विकासवाद में 3 चीज़, लेमार्कवाद, डार्विनवाद और एक जो है यूगोडोविडीज, उसी में के बाद आ जाएगा ओपेरिन होल्डन का सिद्धांत। इसी सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, फिक्स है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो अभी जो हम करवा रहे हैं सेशन, ये खाली ये 11-12 के पर्पज़ से ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे होंगे या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी में ये आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का एक सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, मोटिवेशन कोड होता है। तो चलेगा, हम लोग पहले अपने मोटिवेशन कोड की ओर चलते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिएगा, आप लोगों का आज का मोटिवेशन कोड है कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पहाड़ से सड़क निकाल सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पहाड़ से सड़क निकाल सकते हो तुम, वो कायर है जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ अपने तैयारी को और ज़्यादा क्या दीजिए, धार दीजिए, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छे से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। और उसके बाद क्वालिफाई तो नॉर्मली हो ही जाएंगे आप लोग, हमको इतना विश्वास है, लेकिन एक अच्छा रैंक लेके आएँ, है ना। ऑल ओवर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो कम से कम उसमें टॉप 10 में आने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है ना। और अगर आप सभी अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो कभी भी किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं होता है। अब अपने बारे में हम क्या बताएंगे, अगर जो ऑफलाइन होगा, जो हमसे पढ़ा होगा या अभी भी जो पढ़ता है ऑफलाइन, उसको पता ही होगा कि कितना मेहनत करने के बाद क्या क्या चीज़ संभव है। हाँ, लेकिन यही चीज़ है कि आपको पेशेंस और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब धैर्य और क्या, अपने आप पे विश्वास रखिएगा। कोई कितना भी कुछ बोले, अगल के बगल के आदमी कि इससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, समझ रहा है, लेकिन बस अपने ऊपर एक विश्वास बनाए रखिएगा और उसके बाद मेहनत करते रहिएगा। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक कहावत है ना, वो माली वाला, उसका हम कुछ एक पंक्ति या दो पंक्ति हम आपको सुनाते हैं। क्या है वो कहावत, माली सींचत स्वघरा, फल आवत ये ऋतु आवत फल होए। ये वाला आप लोग सुने ही होंगे, है ना, दोहा एक है। तो यही चीज़ है, आप लोग बस वक्त का इंतज़ार कीजिए और हमें विश्वास है कि वक्त ही आपका वक्त बदल देगा। ठीक है, अभी उसको बस सही से आप लोग यूटिलाइज़ कीजिए। अभी आप लोगों का उम्र है कि 100 जो होगा सोशल मीडिया हो गया, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, अगल बगल के लोग, पड़ोसी समाज के लोग, अगर आप अच्छे से पास कर जाइएगा तो आप बहुत अच्छे हो जाइएगा अपने समाज में। और अगर थोड़ा सा भी वो आप अनसक्सेस रह पा रहे हैं तो फिर तो समझ लीजिए क्या, मतलब दुर्गति होने वाला है। हम क्लियरली बोलते हैं, क्लास में भी हम बोलते हैं, इसलिए कि बच्चे को जो मेरा बात जो है कुछ बुरा भी लगता है, क्योंकि हम वो क्या कहते हैं, स्वीट पॉइजन वाला बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम तुमको ये मीठा मीठा जहर जो होता है स्वीट पॉइजन, वो हम आपको अपनी बातों से देंगे, ऐसा हमको नहीं करना है। हम ये चाहते हैं कि हम आपको इतना वो करें, इतना मतलब आपको हम कॉन्शियस बना दें
कि मेरे जैसे अगर हम आपसे बोलेंगे कि आज तुम पढ़ने लायक नहीं है, तो क्या कीजिए आप लोग कि आप लोग हमको पढ़ के दिखाइए कि नहीं सर आप जो बोले हैं आप गलत हैं। देखिए आप हमको बोले थे कि हम निकम्मा हैं या फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं और अभी कितना ये मतलब मार्क्स आया है। ये क्लास में ये टेस्ट लेते हैं तो आप लोग उसमें भी दिखाइए, है ना। चलिए अब बहुत सारी बातें हो गई, और जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है तो उसके माध्यम से हम आपको बताए हैं कि ये जो समाज है उसका क्या वो होता है, इसका क्या नज़रिया होता है। बस खाली यही ध्यान रखिएगा, अगर आप जीत जाइएगा तो सभी के मेहमान हो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए इसी पे एक वो है ना शायरी की, अक्सर कामयाबी में वही लोग मिठाई मांगने आते हैं जो मेहनत के दिन नज़र भी नहीं आते हैं। ठीक है, चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। पहला, विलुप्त हो रहे पौधों की सूची। बी नंबर ऑप्शन दुर्लभ पौधों की सूची। सी नंबर ऑप्शन आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। डी नंबर इनमें से सभी बताइएगा। रेड डाटा बुक जो है एक IUCN संस्था है जिसके माध्यम से इस बुक को पब्लिश किया जाता है। इसमें वैसे प्राणी को रखे जाते हैं या तो जिसपे क्या हो गए विलुप्त हो रहे हैं, जिस पे संकट आ रहे हैं, या जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, या जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो वैसे सभी का जो होता है यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है ए नंबर में दिया हुआ है, विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, ये भी सही है। दुर्लभ पौधों की सूची, ये भी सही है। सी नंबर है आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम जो ये यूट्यूब सेशन में जितना भी क्वेश्चन लेकर आते हैं बाबू, वो सभी आपका थोड़ा सा हार्ड रहता है। और हार्ड हम इसलिए लाते हैं क्योंकि आप जो है आज इजी तो आपके गैस पेपर में भी पढ़ लीजिएगा, इधर उधर से भी पढ़ लीजिएगा, है ना। तो आपको जो सबसे जब आगे जब बढ़ना चाहिएगा, खास करके कंपटीशन के मतलब वो एग्ज़ाम्स में, तो उसमें आपको एक एक नंबर सबसे ज़्यादा लाना होगा। और जो आसान जो क्वेश्चन होगा उसको तो और अच्छे से करना पड़ेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि अक्सर जो है आदमी ना वही सस्ता क्वेश्चन को ही गलत करके चले आता है। हम खुद BPSC का एग्ज़ाम दिए हैं, आप सब जानते हैं, कई बार BPSC का एग्ज़ाम क्रैक भी किए हैं। उसके बाद उसमें हम भी जो एक दो क्वेश्चन जो था जो हमको आ रहा था वो हम गलत करके आ गए। बताइएगा क्या हुआ, तो हम उसको हल्का ले लिए थे। लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना है, किसी को भी हल्का लेना है। जो आसान क्वेश्चन है उसको और अच्छे से बनाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन लॉजिकली होगा। ठीक है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो सिस्टम जो हम करवा रहे हैं ये कुछ, आप जो एवरेज जो स्टूडेंट्स होंगे, आप उस एवरेज स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, अगर हम पे विश्वास हो तब, अगर मेरे सेशन पे विश्वास हो तब। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। पहला है ऑप्शन नंबर ए समजात अंगों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी समवर्ती अंगों के द्वारा। सी नंबर अवशेषी अंगों के द्वारा। और डी नंबर उपरोक्त सभी के द्वारा। बताइए, देखिए समजात क्या होता है, वैसा मतलब अंग या फिर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जो क्या हो जाएंगे, देखने में बराबर रहेंगे लेकिन उसका कार्य अलग अलग होगा, समजात अंग कहलाएगा। ठीक है, देखने में अलग अलग, कार्य सेम समजात अंग उसका। ठीक है ना, समवर्ती मतलब उसका कार्य अलग अलग लेकिन देखने में सेम लगेगा, दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है। अवशेषी अंग किसको कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग मतलब समझ लीजिए, अवशेषी अंग का मतलब हुआ जितना भी एक्स्ट्रा हो गया। जैसे आपको हम पढ़ाए जब थे पाचन, जिसमें पढ़ा रहे थे 11th वाले को, तो उसमें हम बताए थे आपको कि एक होता है अपेंडिक्स होता है, जो कहाँ पाया जाता है, तो वो जो अपेंडिक्स होता है वो अपेंडिक्स पाया जाता है जो ये बिग इंटेस्टाइन जो होता है, जिसको आप बड़ी आंत बोलते हैं, उसका जो सबसे इधर वाला जो ये कोलोन के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, पोर्शन जो होता है, उसमें क्या होता है, एक अपेंडिक्स पाया जाता है। हम आपको लोगों को बताए भी थे क्लास में, है ना, और आप लोग पढ़े भी होंगे। तो उसी को बोलेंगे अवशेषी अंग। तो पहले वो क्यों था, इसके पीछे भी रीज़न है। और फिर इसका एक और आप देख सकते हैं, जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, रीढ़ जो होता है, पीठ का जो रीढ़ होता है किसी भी
ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का, तो उसमें आप देखिएगा कि सबसे नीचे में जो था उसका कॉकिक्स करके हम लिखवाए थे, उसके नीचे में एक टेल्स होता है, जो पीठ की जैसे रीढ़ है ना, तो जहाँ से रीढ़ खत्म होता है उसका, इसका रीढ़ क्या होता है, ऊपर जाके कहाँ स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कहाँ जुड़ता है, मस्तिष्क जुड़ा होता है, और नीचे से जहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड यानी कि पीठ की रीढ़ की जहाँ से ख़त्म होता है उसमें एक ना पूँछ के जैसा अभी भी बना हुआ, उसको बोलते हैं टेल बोन, ठीक है ना। तो वो क्यों है, तो वो जो है वो भी अब क्या हो गया, अवशेषीय अंग हो गया। क्यों अवशेषीय अंग हो गया, क्योंकि अब हम उसका कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो हम लोगों के जो पूर्वज थे, ठीक है, पूर्वज बोलने का इन द सेंस कि जो पहले जो मानव जो था, जैसे रमापिथिक्स काल में था, क्रोमैग्नान मानव था, निएंडरथल मानव था, जावा मानव था, बहुत सारे मानव थे, ठीक है ना। तो उस सब के पास क्या होता था, जो आदिवासी जो होते थे उनपे पहले पूछ पाया जाता था। इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य जो है, इसके जो पूर्वज होंगे उसको अवश्य क्या रहा होगा, तो टेल रहा होगा, है ना। ऐसे ही आए करके जो आपके इस चैप्टर में है 3 को आएगा, सिद्धांत विकासवाद, विकासवाद में लेमार्कवाद, डार्विनवाद, ह्यूगो डी ब्रीज, है ना। तो उपार्जित का सिद्धांत दिया था, एक जो है सो दिया था, और उसमें बहुत सारा कथन भी हुआ है। उसको पे क्या किया कि बोला, जो पहले मानव जो होता था, मानव में पहले पूँछ पाया जाता था, लेकिन बैठने की वजह से क्या हुआ, उसका पूँछ जो है गायब हो गया, है ना। इसे अपवाद तरह से तरह के मिलेंगे। फिर इसके बाद एक आता है डार्विन आता है, लेमार्क की बात बोला था, डार्विन आता है। डार्विन क्या करता है कि एक चूहा को पकड़ता है, 1000-2000 चूहा पे वो प्रयोग करता है, 20,000 मतलब 10,000 प्रमाण, हाँ 10,000 चूहा पे वो प्रयोग करता है। 10,000 चूहा क्या करता है, उसका पूँछ ही काट देता है। तो फिर उसको आपस में क्रॉस करवाता है, फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसमें देखता है कि जो उसका संतति जो होता है उसमें पूँछ होता है। इसी वजह से वो क्या करता है कि लेमार्क का जो दिया था, लेमार्कवाद जो सिद्धांत दिया था, लेमार्कवाद किसको कहते हैं, लेमार्क के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वही सिद्धांत को कहते हैं लेमार्कवाद। लेमार्कवाद का खंडन किया डार्विन, क्यों किया, वही एक एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपको हम समझाने की कोशिश की, वो वही किया, चूहा पे प्रयोग किया और देखा कि उसमें क्या हो रहा है, टेल आ ही रहा है, यानी कि उसका जो ऐसा नहीं है कि उसका जो पूर्वज होगा वही चीज़ उसमें हो सकता है। इस वजह से, और फिर उसके बाद और भी बहुत सारा वो दिया डार्विन, डार्विन के द्वारा जो सिद्धांत दिया जाएगा डार्विनवाद कहलाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ह्यूगो डी ब्रीज। इस तीनों में से एक उन्हें क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा आपको, ठीक है ना, एग्जाम में। अर्जित, उपार्जित, अनुकूलन, ये उत्परिवर्तन, सब में से एक उन्हें क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव के थ्रू, ठीक है ना। आपसे ये आपके मन में और चला गया सर आप ये अपेंडिक्स के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ये अवशेषीय अंग कैसे होता है, तो हम फिर से आपको बताते हैं कि उसमें जो होता था, पहले जो होता था मानव, वो साग सब्जी ज़्यादा खाते थे, है ना। तो उसमें साग सब्जी जो होता है उसमें सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है, और सेल्यूलोज को जो पचाने के लिए ही क्या था, वो अपेंडिक्स काम आता था, ठीक है ना। अब उसका कोई कार्य रह ही नहीं गया है, क्योंकि पूरा जो मनुष्य जो है वो पूर्णतः तो शाकाहारी है नहीं, अंडरस्टैंड। और मनुष्य में सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता भी नहीं होती है। ये कौन कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बायो। ओके, चलिएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो बहुत सारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा हम अब इसको शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिएगा, इसका क्या हो जाएगा, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है किसके द्वारा, तो संवृत्ति अंगों के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमिक विकास में योगदान है किसका, स्वपरागन का, परपरागन का, कायिक प्रवर्धन का, संकरण का। इस चारों ऑप्शन को भी हम एक बार समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो स्वपरागन का मतलब क्या हुआ, वैसा पुष्प जिसके परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी अन्य माध्यम से या भौतिक माध्यम से, भौतिक माध्यम इन द सेंस की एयर मतलब हवा हो गया, जल हो गया, कीटों के द्वारा जब परागन हो गया, उसी पुष्प के पराग, देखिए पहले परागकोश होता है, परागकोश जब वो उसमें विस्फोट होता है, स्फुटन होता है, तो क्या होता है, उससे परागकण निकलते हैं, वही परागकण चींटी हो गया, या फिर जो आपको ये हम शायद आई थिंक यूट्यूब पे भी सेशन हम लेके आए हैं इसके बारे में, इसको हम समझा दिए अच्छे से, है ना, स्वपरागन पर परागन को, तो इसमें बताना उचित हम नहीं समझ रहे, फिर भी थोड़ा समझ लीजिएगा। किसी भी पुष्प के जो भी उसका परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पड़ेगा तो वो कहलाएगा स्वपरागन, ठीक है। स्वपरागन इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ, यानी कि स्वयं, खुद
खुद के द्वारा, ठीक है। परपरागन, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक है ना। परपरागन यानी कि उसी पुष्प का, किसी भी पुष्प का ये परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा, ठीक है ना। उसका जो परागकण जो होगा, परागकण ये किसी दूसरा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, ये किस पे, तो ये अलग अलग हो गया परागकण। और जिसमें दोनों सेम चीज़ पे, एक ही पुष्प पे सेम चीज़ आएगा, यानी कि वर्तिकाग्र पे ही परागकण पहुँचेगा, तो उसको बोलेंगे स्वपरागन, ठीक है। और जिस पे नहीं आएगा, जिस अलग वो जो हो जाएगा पुष्प या पौधा, तो उसको बोलेंगे परपरागन। और कायिक परिवर्तन मतलब किसी भी पौधे का जो कोई भी भाग होता है उसके बाद उसके भाग से वो जो विकास करता है, तो उसको हम बोलते हैं कायिक परिवर्तन। और संकरण मतलब जो हम किसी भी चीज़ को, उसके नस्ल को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जैसे गेहूँ ही था, या पढ़े होंगे बीटी गेहूँ, बीटी धान फसल के बारे में आपको हम पढ़ाए थे। उसमें बताते थे कि पहले जो उपज होता था कम होता था, जिससे कि जो दैनिक जो जीवन था वो अच्छे से नहीं चल पा रहा था, तब उसको क्रॉस करवाया गया। तो उसको मतलब क्रॉस करवा के उसमें संवर्धन लाया गया। संवर्धन कहने का मतलब हो गया कि अगर 1 कट्ठा जैसे अगर खेत है, ठीक है ना, तो उसमें मान लीजिए आपको पहले 1 केजी गेहूँ होता था, सपोज डेट, ठीक है ना। तो लेकिन उसको जैसे संकलन कर दिया गया, तो वो 1 केजी के बदले 5 केजी देना शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो दैनिक जो आपूर्ति थी, दिनचर्या की भी जो भी मतलब वो थी, उसका अच्छा से निर्वहन व्यक्ति का होना शुरू हो गया। तो ये कह रहा है कि क्रमिक विकास में योगदान, 4 ऑप्शन को तो हम समझा ही दिया आई थिंक, अब दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना, चलेगा। क्रमिक विकास में योगदान है किसका, स्वपरागन का, परपरागन का, कायिक प्रवर्धन का, संकरण का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन सा, परपरागन का। मानव का उद्गम स्थल माना जाता है कहाँ, एशिया। उद्गम स्थल यानी कि मानव जो है सब कहाँ से वो मतलब वो उत्पन्न हुआ था, सबसे पहले उसको कहाँ पे देखा गया था, या उसके जीवाश्म को सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मानव का उद्गम स्थल माना जाता है कहाँ, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, बताइएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका, चलिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जीव संख्या के समस्त जीनों का योगदान क्या क्या कहलाता है, जीव संख्या के समस्त जीनों का योगदान क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन जीन कोश, जीन प्रवाह, जीन बैंक, इनमें से कोई नहीं। जीव संख्या के समस्त जीनों का योग, योग मतलब क्या चीज़, जुड़ना, योग मतलब प्लस, ओके ना। तो क्या ये कहलाएगा, तो ये जो है कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं जीन कोश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी तस्मानियाई भेड़िया तथा एक अपरा स्तनी भेड़िया दर्शाते हैं। अपरा स्तनी कहने का मतलब हो गया, अपरा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो अपरा जो है, इस अपरा को बोला जाता है प्लासेंटा, क्या बोला जाता है, प्लासेंटा, है ना। तो किस विकास को दर्शाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ओके। तो ये जो विकास को दर्शाता है, इसके विकास को हम बोलते हैं अपसारी विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना, समझने में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, चलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियां जो आज के मेढक और सेलामेंडर के पूर्वज बने, वो कौन थे। पहला था सिलाकेंथ, पहला ऑप्शन है सिलाकेंथ, बी नंबर है लंगफिश, सी नंबर है स्टारफिश, डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सिलाकेंथ। अच्छा, इसके देखिए, अगर मेढक जो इसको पहले हम आपको पढ़ाए हैं, सबसे पहले देखिए लार्वा होता है, लार्वा से बनता है टोड, टोड से बनता है टोडपोल, ठीक है। इसके बाद बनता है कौन सा, फ्रॉग, इसके बाद फिर क्या बनता है, इसके बाद बनता है सैलामेंडर, है ना, ये चीज़ इसका है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ओके, चलिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज़ पर अपनी समुद्री यात्रा की उसका क्या नाम था। अच्छा देखिए, अब यहाँ भी एक वो कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक ना फिंचे नाम का पक्षी था, ठीक है, वो फिंचे नाम का जो पक्षी था वो
ये देखना चाह रहे थे कि जो अनुकूलन का जो सिद्धांत दिए थे या अनुकूली विकिरण का जो सिद्धांत दिए थे कौन, डार्विन, चार्ल्स डार्विन महोदय, ये कैसे दिए थे। तो इनका एक फिंचे नामक पक्षी था, ठीक है, जो पहले जिस देश के वो थे उसी देश में पाया जाता था। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे अकाल आ गया या सुखाड़ घोषित हो गया होगा, तो वहाँ पे वो पक्षी था शाकाहारी। और जैसे जैसे ही क्या हुआ कि वो वहाँ पे अकाल आ गया, सूखा मतलब वही उसको भोजन सामग्री नहीं मिली, तो वो अपना जान बचाने के लिए वो एक यहाँ जो था ना, कौन सा देखिए ना, वो उसका वो द्वीप था, हम भूल रहे हैं, ठीक है ना, कोई सा एक द्वीप था, उसका क्या नाम है उस द्वीप का, उस द्वीप पे वो क्या किया, भाग के चला गया। और वहाँ गया ना, तो वहाँ उसको वो जो शाकाहारी वाला जो भी चीज़ था वो उसको नहीं मिल पा रहा था। तब वहाँ पे क्या किया कि उस पहाड़ का कुछ नाम था, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर इट, ओके ना, आएगा तो हम कमेंट में भी कभी बता देंगे, अगर या क्लास में इसको हम डिस्कस कर देंगे, थोड़ा सा हम देख लेंगे नोट्स में, ओके। तो ये जो था कि चार्ल्स डार्विन ने ये जो था, कहाँ पे हम आपको बता रहे थे, हाँ, तो वो वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे शाकाहारी जो था ना होता था भोजन, वो वहाँ पे नहीं मौजूद था। तब वो क्या किया, अपना जान बचाने के लिए जो शाकाहारी का जो भोजन होता है उसमें वो ढल गया। इसी के माध्यम पे वो जो था चार्ल्स डार्विन, वो समुद्र से यात्रा कर रहा था, एक जहाज़ पे बैठ के आया था, और उसी, हाँ शायद, नहीं याद नहीं आ पा रहा है, उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस जो माउंटेन था उसका क्या नाम था, ठीक है ना। तो वो एक जहाज़ से बैठ के आया था, तो वही उसी को देखने के लिए हम जाकर उसको देखते हैं। तो वो वहाँ पे देखा, तो फिर उसको माइंड में शौक लगा कि चलो ये जो था, ये एक था शाकाहारी था मेरे देश में, और ये दूसरे देश में आके, मतलब उसके देश में शाकाहारी था और दूसरे देश में जाके वो क्या बन गया, तो मांसाहारी बन गया। तो इसी को वो आधार बनाते हुए सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत में बोला कि जो अनुकूली विकिरण होता है, यानी कि हर एक मानव अपने अनुकूल वातावरण को ढूंढ ही लेते हैं। अनुकूली विकिरण का सिद्धांत वहीं से आया था, ठीक है ना। तो इसका देखिए यहाँ पूछ रहा है कि जिस जहाज़ से जो देखने के लिए गया था, समुद्री यात्रा जिस जहाज़ से किया था, उसका नाम क्या था, तो उसका जो नाम था, उसका नाम था विगिल, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतः जनन का सिद्धांत, जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना गया था, को जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खारिज किया। पहला जो है फ्रांसिस्को रेडी, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। बताइएगा इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर, एक मिनट, इसका जो आंसर हो जाएगा लुई पास्चर, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, वो कह रहा है कि ब्रह्मांड के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया था। बहुत, इसको आप TTI क्वेश्चन कर लीजिए, MTTI। ये सब क्वेश्चन आपको लगभग गैस पेपर में तो खैर नहीं मिलेगा, या देख लीजिएगा एक बार, कहीं मिल जाए तो फिर और अच्छी बातें हैं, है ना, अपने का तैयारी और भी ज़्यादा क्या हो रहा होगा, अच्छा हो रहा होगा। तो ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया था, तो ये जो आया था, ये आया था वायरस के रूप में, ओके, यानी कि विषाणु के रूप में। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11th नंबर कि आदि वातावरण में निम्नलिखित में किसका अभाव था। आदि वातावरण कहने का मतलब हो गया पहले क्या वातावरण, जिस समय मनुष्य या पृथ्वी पर वो क्या था, जीव नहीं पाए जाते थे, उस समय किसका अभाव था, या जिस समय ये वातावरण का निर्माण नहीं हुआ था उसमें किसका अभाव था, नाइट्रोजन का, अमोनिया का, ऑक्सीजन का, मीथेन का। तो अब जैसे में आप ये एक सिद्धांत था ओपेरिन होल्डन, एक मिनट, बहुतों को दिक्कत होता हुआ है ना, ओपेरिन एंड हाल्डन का सिद्धांत, अगर बोलिएगा तो हिंदी भी हम लिख देंगे, क्योंकि बच्चे होते हैं भगवान के रूप, कष्ट नहीं होना चाहिए। ओपेरॉन प्लस हाल्डन,
ये सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के थ्रू ये बताया था कि जिस समय मानव या जीव की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, उस समय जो था वहाँ पे क्या नहीं था उपस्थित था, तो O2 जो था वो उपस्थित नहीं था। यानी कि ऑप्शन नंबर O2 यानी क्या चीज़ हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो कोई से ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेगा, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए थे? माल्थस, वेलोस, संपन्न, लेमार्क। तो ये जो हुआ था माल्थस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा बताओ, ऐसे करके कौन चलते हैं? जैसे भी यहाँ पे देखना अच्छे से, ऐसे जो है जिगजैग मोशन में कौन चलता है, किस टाइप के प्राणी? तो ये जो चलता है, ठीक है ना, ये चलता है रेप्टिलियंस। रेप्टिलियंस जितने भी होते हैं, यानी कि सरीसृप। खैर आजकल मानव भी चलने लगा है, ठीक है ना, तो वो अलग बात है, उसको आप रेप्टिलिया नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना बाबू। चलेगा, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माल्थस। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है? किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास को विकास जैव विकास कहा जाता है, या फिर जाति का विभिन्नताओं सहित, जाति का जो विभिन्नता है उसके सहित उसका सहित इतिहास कहलाता है जैव विकास, या जाति का भ्रूणीय इतिहास जैव विकास कहलाता है, या जाति का वर्णन जैव विकास कहलाता है? बताइएगा। अगर यहीं पे दे देता ना जैव विविधता, अगर दे देता जैव विकास की जगह पर दे देता जैव विविधता, जैव विविधता, फिर आप वहाँ पे क्या करते, टिक लगाते विभिन्नता पे, डिफरेंस सब वहाँ पे हम देखते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है जैव विकास, विकास यानी डेवलपमेंट का बात हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी विकास, यहाँ पे उन्नतिशील, सेम से मिल रहा है पॉजिटिव वर्ड। खैर ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आप नहीं समझ पाइएगा, ये भी जो होता है ना, जो ब्लाइंड कैसे आप आंसर दीजिएगा, ब्लाइंडिंग कैसे, मतलब आप वो तुक्का कैसे टिक लगेगा उसका होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो यहाँ हो जाएगा उन्नति, किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध किससे है? स्वतः उत्पादन से, विशिष्ट सृष्टिवाद से, धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों से, वातावरण की स्थिति से? बताइएगा, जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध किस चीज़ से है? इसको हम दे देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बताइए, इसको आप लोग कीजिएगा कमेंट। कम से कम 3 क्वेश्चन तो देंगे कमेंट करने के लिए, तो उसमें से एक ये भी रहेगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन, मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात है? मिलर और यूरे, मिलर भी साइंटिस्ट थे, यूरे भी साइंटिस्ट थे, सब अलग अलग थ्योरी दिए थे, है ना। ये अगर आगे टाइम मिलेगा तो हम बता देंगे, नहीं तो फिर सेशन बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन सभी हैं, ठीक है ना। तो मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात है 2:1:2। बी नंबर ऑप्शन है 1:2:1। नेक्स्ट है सी नंबर 1:2:1। ऑप्शन नंबर डी है 2:1:1। बताइएगा, इसका जो हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2:1:2। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग है? कान का पिन्ना, अपेंडिक्स, मछली का सल्क, मेढक का अग्रबाहु, यानी कि अगला जो हाथ होता है वो। तब बताइएगा, कान का जो पिन्ना होता है, क्या इसका हम यूज अभी करते हैं? अवशेषी अंग यानी कि क्या? अवशेषी अंग यानी कि क्या? जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो क्या हो चुका है, यूजलेस हो चुका है। तो अभी आप इसमें क्या बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है? कान का पिन्ना? तो जी नहीं, कान का पिन्ना जो होता है बाहरी जो वातावरण होता है उसके माध्यम से जो बाहरी जो ध्वनि होती है उसको एकत्रित करके कान में भेजता है, वो काम करता है कान का पिन्ना। अपेंडिक्स
इसको छोड़ते हैं अभी। मछली का सल्क, सल्क उसको क्या करता है, बाहरी वातावरण जो भी होते हैं उससे उसकी रक्षा करता है। मेढक का अग्रबाहु, ये भी इसके माध्यम से क्या होता है, चलता है, उछलता है, कूदकता है, फिरता है, जो भी करता है ना। तो ये सब, इसको क्या आप सुशियंग बोलेंगे जी, नहीं, सब का यूज़ हो रहा है इसमें, तीनों का, कान का पिन्ना का भी, मछली के सल्क का भी, और कौन सा, मेढक के अग्रबाहु का भी। इसका क्या हो जाएगा आंसर, निम्नलिखित में से अवशेषी अंग कौन हो जिसका कोई काम ही नहीं है। अभी आपको तुरंत पहले हम बताए थे अपेंडिक्स और एक बताए थे टेल्स के बारे में, है ना। तो यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ये भी अगर गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप जो हम थ्योरी के माध्यम से जो भी हम आपको कहानी के माध्यम से समझाना चाह रहे थे, आप उस पर कंसंट्रेट नहीं है। इसी को बोलते हैं अचेतन अवस्था, यानी कि आप क्लास में रहते हुए भी क्लास में नहीं है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त करी है पक्षी एवं स्तनधारी के बीच, सिमेरिया, आर्कियोप्टेरिक्स, पेरिपेटस, डिप्नोई, बताइएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेगा, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसे स्तनधारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्तनधारी का स्वर्णकाल कहा जाता है, मीसोजोइक एरा, इरा मतलब काल, ठीक है ना, सीनीजोइक, यहाँ भी गलत लिख दिया है, ये जो होगा यहाँ पे सीनोजोइक लिखा हुआ होगा, सीनो होता है, ओके, यहाँ सीनी लिख दिया है, तो सीनेजोइक। इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा देख लीजिएगा। सीनोजोइक ईरा, ERA, ओके। पैलियोजोइक ईरा कोई नहीं, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे स्तनधारी का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इसको जो है बोला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीनीजोइक ईरा, ओके, सीनीजोइक ईरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोस्फियर्स नाम किसने दिया था, सिडनी फॉक्स ने, ऑपेरिन ने, मिलर ने, यूरे ने। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सिडनी फॉक्स ने। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलर यूरे प्रयोग द्वारा प्रमुख रूप से कौन सा अमीनो अम्ल तैयार किया गया था, प्रोलीन एवं सेरीन, एलानीन एवं ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर डी है सेरीन एवं ट्रिप्टोफैन, बताइएगा। मिलर यूरे प्रयोग द्वारा प्रमुख रूप से कौन सा अमीनो अम्ल तैयार किया गया था, ये जो किया गया था एलानीन और ग्लाइसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलर यूरे प्रयोग में किस गैस का मिश्रण फ्लास्क में लिया गया था, मीथेन, अमोनिया तथा CO2, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जल वाष्प, यानी कि वेपर, ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, अमोनिया और नाइट्रोजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा जलवाष्प। अब देखो यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया है मीथेन, और यहाँ क्या करेगा, तो आप इसका फार्मूला भी याद रखिएगा, कभी क्या करेगा ऑप्शन में नाम नहीं लिख के दे देगा, जैसे मीथेन है तो लिख देगा CH4, अमोनिया है तो NH3, ठीक है ना, हाइड्रोजन है तो H2, हाइड्रोजन है तो H2 दे देगा या H दे देगा, जलवाष्प है तो वेपर लिख देगा। बस समझ में आया कि नहीं, तो ऐसा भी क्वेश्चन देगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प मिलर यूरे के प्रयोग में के मिश्रण जो था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प का मिश्रण फ्लास्क में लिया था कौन, मिलर तथा यूरे, ये दोनों मिलकर एक प्रयोग किया था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, यही हम अभी आपको समझाए थे, ये क्वेश्चन एक अभी आपको स्टोरी कहे थे, तो हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम जो कहानी के माध्यम से भी जो कहेंगे ना, वो भी एग्जाम में पूछेगा नहीं, पूछबे करेगा, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, अभी आपके सामने तुरंत एक लग रहा है कि सर ये कहानी करें कि जहाँ से कहीं गया था उसका क्या नाम था, नहीं था, लेकिन देखो उससे भी क्वेश्चन पूछा है, ओके ना। तो डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है किसका, औद्योगिक मिलेनीकरण का, संयोजीकरण का, अनुकूली विकिरण का, अभिसारी जैव विकास का। जहाँ तक मेरा मानना है ना कि रट्टा मारने से ज़्यादा है, अगर किसी भी कहानी को अच्छे अगर गौर से अगर सुन रहे हैं, शांतिपूर्वक अगर सुन रहे हैं, तो फिर वो आपको याद होगा। इसका तो आंसर हमको नहीं लग रहा है कोई भी गलती करेगा, अगर कहानी को, स्टोरी को अच्छा से सुना हो जो भी हम बताए थे,
इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी। इसको समझाएंगे भी नहीं यहाँ पे, है ना, अनुकूली विकिरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुर्दे को दफन करने एवं धर्म के प्रमाण सर्वप्रथम किस जीवाश्म से मिलते हैं? निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नॉन, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस। देखो अलग अलग काल था, ठीक है ना, सीनोजोइक था, मेसोजोइक था, रामापिथिक्स था, ड्रायोपिथिक्स था। सब समय में जो मानव होता था सबका अलग अलग नाम रख दिया गया था। क्रोमैग्नॉन मानव, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस। सबका जो कपाल जो होता था ना, देखो कपाल, जैसे किसी का मान लो कोई ये आदमी है, देखो मान लो ये आदमी है, ये जो है ना ये आदमी, उसका कपाल मान लो इसने है, सब अलग अलग, सबका कपाल अलग अलग था। तो इसी के आधार पे उसको कुछ जो थे झुक के चलते थे, धीरे धीरे करके वो सही होते चला गया, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए चलेगा। सबसे प्रारंभिक जीव कौन थे? यानी सबसे पहले जो धरती पे आए थे वो कौन थे? रसायन स्वपोषित है, रसायन विषम पोषित है, प्रकाश स्वपोषित है, स्वतः उत्पन्न होने वाले थे? बताइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा रसायन विषम पोषी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का रहा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? ऑपेरिन के द्वारा, हॉल्डन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑपेरिन के द्वारा। जीवन पे मतलब कि पृथ्वी पर जीवन से संबंधित जो सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, वो कुछ पुस्तक में लिखा था। कौन लिखा था? तो यही ऑपेरिन जो साहब है, ऑपेरिन साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यही लिखा था। और यही ऑपेरिन और हॉल्डन मिलकर यहाँ पे किया था, ठीक है ना, जो आपको पहले हम बताए थे। उसमें इनका कहना था कि उसमें पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में पूरे ऑक्सीजन क्या था? अब्सेंट था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 26 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने प्रोबायोटिक संरचनाओं को कोएसरवेट नाम दिया? ऑपेरिन, हॉल्डन, डार्विन, इन सभी के द्वारा। तो इसका हो जाएगा इन सभी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सर्वाधिक कपाल क्षमता होती है किसकी? सर्वाधिक कपाल क्षमता कहने का मतलब हो गया सबका आयतन हम आपको लिखवाए थे, सीसी में लिखवाए, जैसे कि 750 सीसी, 760 सीसी से अलग सीसी में लिखवाए थे, 1140 सीसी। इस अलग अलग मानव की अवस्था थी, उसी अवस्था के में जो कपाल होता था उसी का वहाँ पे वो किया गया था, उसको कैलकुलेट किया गया था। ओके ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? सर्वाधिक कपाल क्षमता किसके कपाल क्षमता सबसे अधिक थी? निएंडरथल मानव की, क्रोमैग्नॉन मानव की, आधुनिक मानव की, जावा मानव की? बताइएगा। तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? जावा मानव की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो ये जो है ह्यूमन, जैसे अभी हम सब जो हेमोसेपियंस जो हैं, ठीक है, अभी हम सब जो है हेमोसेपियंस हैं, तो ये अभी आधुनिक जो मानव है, ठीक है, ठीक इससे थोड़ा सा पहले कौन सा मानव का काल था? तो वो जो था क्रोमैग्नॉन काल था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जस्ट आधुनिक मानव के काल से एक स्टेप मात्र पहले, ठीक है, मतलब माना नहीं कि इससे पहले वाला जो काल था उसको बोलते थे क्रोमैग्नॉन मानव का काल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जावा मानव का कपाल जो था सबसे क्या था? सबसे अधिक उसका कपाल का क्षमता था। अगला है, नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया। पहला ऑप्शन है विभिन्नता के उद्गम में, बी नंबर प्राकृतिक चयन की व्याख्या में, स्पेसीज निर्माण में, आइसोलेशन की व्याख्या में? बताइएगा। न्यू डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया किसमें? विभिन्नता के उद्गम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, अनुवांशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? प्रथम पीढ़ी, अगला पीढ़ी और प्रभावी जीन? तो इसका जो हो जाएगा अगला पीढ़ी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा, अगला क्वेश्चन चलते हैं, पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।
पुनरावृत्ति का सिद्धांत कौन दिया था? वॉन वेयर द्वारा दिया गया था, डार्विन द्वारा दिया गया था, हैकल द्वारा दिया गया था या फिर अरस्तू के द्वारा दिया गया था? पुनरावृत्ति का सिद्धांत कौन प्रतिपादित किया था, बताइएगा। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत कौन दिया था? हैकल जो है वही पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिसोजोइक युग था किसका? मिसोजोइक युग किसका था? मत्स्यों का था या फिर उभयचरों का था या फिर सरीसृपों का था या फिर ट्राइलोबाइट्स का था? बताइएगा। मत्स्य यानी पिसीज, उभयचर ये एम्फीबियंस, ये सब आप जानते ही होंगे, है ना। तो सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, जो कैसे चलते होंगे? जो चलते हैं एकदम जिगजैग मोशन में। एग्जाम्पल में आप सांप को भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि और अभी खैर अभी भी चलता है, लेकिन वो रेप्टिलियंस में नहीं आएगा, जो मानव जो चलते हैं, ठीक है ना। तो मेसोजोइक युग किसका? सरीसृप का था युग। इसमें अधिकांश सरीसृप ही पाए जाते थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे? अच्छा, डायनासोर कैसे चलता था? डायनासोर भी चलता था, ऐसे ऐसे चलता था ना। तो किस में एक कौन सा मोशन हो गया? इसको हम बोलेंगे जिग जैग। ओके, ये जिग जैग जो हो गया तो यानी कि कौन? तो रेप्टिलियंस वाले। क्या किसके अंतर्गत आएगा? तो रेप्टिलिया के अंतर्गत आएगा। तुरंत आप ऊपर में हम पढ़ाए थे रेप्टिलिया जो युग था कौन सा था? तो वो जो युग था कौन सा? मेसोजोइक। ओके, यानी कि इसमें कहाँ पे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट हैं? पहला ऑप्शन है लिंग गुणसूत्रों के डीएनए से। नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र की अकारिकी से। ऑप्शन नंबर सी है जीवाश्म के अवशेष से। ऑप्शन नंबर डी है ऑटोजोम्स एवं हेट्रोजोम्स से। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑटोजोम्स एवं हेट्रोजोम के डीएनए से। देखिएगा, अब यहाँ पे भी ऑटोजोम्स अगर हम समझाने चल जाएँ तो ओवरऑल कितने जोड़े होते हैं? क्रोमोजोम 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें कि 22 जोड़ी को हम बोलते हैं ऑटोजोम्स, और लास्ट वाला जो जोड़ी होता है उसी के द्वारा क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी लिंग का निर्धारण होता है ना। तो ये सब आपको हम पहले बता चुके हैं, पढ़ाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? ऑप्शन नंबर ए है पारजीनी जंतुओं का विकास। ऑप्शन नंबर बी है क्लोनिंग द्वारा डेली भेड़ का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी है कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर डी है अंग स्थानांतरण के लिए स्टेम कोशिकाओं से अंग विकास। ये आप पढ़े जो होंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है पीसीआर में आपको हम पढ़ाए थे, अंग प्रतिरोपण, है ना। ये सब आपको पढ़ाया गया था, अगर आपको याद होगा तब, नहीं तो फिर तो कोई वो ही नहीं है। इसका जो हो जाएगा आंसर, कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गिव मी 1 मिनट। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिलोसफिक जुलॉसिक, ठीक है। फिलोसफिक जुलॉसिक पुस्तक किसने लिखा था? लेमार्क लिखा था, मेंडल लिखा था, डार्विन लिखा था, ह्यूगो डी व्रीज लिखा था? बताइएगा। आपके लिए छोड़ दें, आपको याद ही होगा। चलिए इसको भी आप क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। सब मिला के 2 कमेंट करने के लिए हम बोले। इससे बस आसान क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए हम छोड़ रहे हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको टीटीआई कर लीजिएगा। ओके, 36 नंबर देखिएगा, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? ऑटोजेनी, फाइलोजेनी, पूर्वजता, जीवाश्मिकी? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइलोजेनी। ओके, तो इसका क्या आंसर आप कीजिएगा? ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन। ओके, चलिएगा। डोडो क्या है? डोडो एक प्राणी है। वो कैसे प्राणी है? विलुप्त प्राणी है, संकटग्रस्त प्राणी है, आपत्तिग्रस्त प्राणी है, इनमें से कोई नहीं है। देखो, विलुप्त प्राणी हम उसको मिलेंगे बोलेंगे जो अभी देखने को हम लोगों को नहीं मिलता है। संकट प्राणी उसको मिलेंगे जो थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है। उस पर भी क्या है, आगे चल के वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, उस पर संकट है, यानी कि उसको वो उसके जो वृद्धि जो है, उसके जो वृद्धि में धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ह्रास होता जा रहा है। तो उसको बोलेंगे संकटग्रस्त प्राणी। और आपत्तिग्रस्त किसको बोलेंगे? जो इस पे बहुत सारे क्या है, जैसे कि एक मान लो फिंची पक्षी था, वो शाकाहारी था, आपातकाल हो गया वहाँ पे, है ना, तो उसमें वो था तो चला है, बहुत सारा पक्षी नहीं आएगा तो वहीं पर अपना दम तोड़ देगा, है ना। तो वही सब चीज़ जो था आपत्ति, उसी को बोलेंगे। तो डोडो क्या है? तो डोडो जो है विलुप्त प्राणी है, ये देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा अभी, ठीक है, ये जो है विलुप्त प्राणी है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है? विलुप्तता, विभिन्नता, प्रजनन, प्रतिअवस्था, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद से युक्त है? तो क्या हो जाएगा इसका? विकासवाद से युक्त विभिन्नता जो होगा वही युक्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, नेक्स्ट। सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ना, कोशिश रहेगा कि ज़्यादा छोटा छोटा कर दिया जाए। हार्डी विनबर्ग लिखा गया, यहाँ पे भी गलत है। ओके, यहाँ होगा वैनबर्ग, होगा वैनबर्ग। इंग्लिश में जो लिखता है ना, इसी वजह से उसका पूरा मेरा ये इंग्लिश में था। ओके ना, इसको हिंदी किए हैं तो ये गूगल जो ट्रांसलेट करता है तो उसी में ये सब गड़बड़ कर देता है। हार्डी वैनबर्ग संतुलन में अदिशात्मक परिवर्तन है। अदिशात्मक परिवर्तन किसको बोलेंगे? जिसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होगा, मतलब वो उसका वो सीक्वेंस में नहीं रहेगा, पंक्तिबद्ध नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो उसी को बोलेंगे अदिशात्मक। जीन प्रवाह उत्परिवर्तन का, अनुवांशिक अपवाहन का, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है जीन रिकॉम्बिनेशन का। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिक अपवाहन, ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुवांशिक अपवाहन। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? जैव विकास का जैसे ही बात हुआ तो कौन स्पष्ट प्रमाण देगा? जीवाश्म स्पष्ट प्रमाण देगा। इसे क्या हो जाएगा? जीवाश्म। एक जाति का उद्विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? व्यक्तिवृत्त यानी कि ऑन्टोजेनी। नेक्स्ट है जातिवृत्त, जाति फाइलोजेनी, पूर्वजता, जीवाश्म विज्ञान। जैसे जाति का बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है, जाति का बात हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? फाइलोजेनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्या हो जाएगा? जाति वृत्ति यानी कि फाइलोजेनी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि एकिडना क्या है? एकिडना, देखो ये एक, जैसे हम बताए थे ना कि मैमल्स भी जो होते हैं उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, है ना। यूरियोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है, एमिनियोटेलिक होता है। तो एकिडना जो है इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा मैमल्स है, यानी कि स्तनधारी है, जो मतलब बच्चे को भी जन्म देते हैं और अंडा भी देता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एकिडना। तो ये जो एकिडना है क्या है? ये एक योजक कड़ी है, या फिर अवशेषी अंग है, या फिर विलुप्त कड़ी है। तो देखो, ये अवशेषी अंग तो होगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही आप छांट सकते हैं एग्जाम में। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या चीज़? तो योजक कड़ी है ये एक, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टैनले मिलर प्रयोग बताता है रसायनवाद और जीवोत्पत्ति मत पेन जेनेसिस। बताइएगा, ये जो था क्या बताया था? ये रसायनवाद के बारे में बताए थे कौन? स्टैनले मिलर। और ये रसायनवाद का सिद्धांत दिया था, इसी में भी बताया था कि ऑक्सीजन क्या था वहाँ पे? तो एब्सेंट था। ओके, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई थी? कैटेस्ट्रॉफिज्म, जाति निर्माण,
पैंसपर्मिया स्वतः उत्पत्ति, जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई थी? तो ये जो बताया गया था पैंसपर्मिया के द्वारा बताया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिएगा। कौन अमर है, यानी कि जो कभी नहीं मरता है? क्या वो जो है जनन कोशिका है? ये जो लिखा है यकृत नहीं होगा, यकृत कोशिका होगा, यानी कि लीवर सेल इंग्लिश में। वृक्क कोशिका, वृक्क कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, बताइएगा कौन अमर है? तो ये जो है जनन कोशिका अमर होता है। कैसे अमर होता है? क्या होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते रहता है, ट्रांसफ़र होते रहता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं कि ये अमर है। कौन? तो जनन कोशिका। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावे यूरोप और एशिया में मिला था, वो कौन सा मानव था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको भी टीटीआई कर लीजिए। क्वेश्चन जो कह रहा है पहला ऐसा मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका, सर देखो पूछेगा कि जो जीव जो होता है मानव का सबसे पहले कहाँ पे मिला था, तो उसका अफ्रीका में मिला था। लेकिन ये वो ऐसा ये मानव था जो अफ्रीका के अलावे यूरोप में भी मिला था और एशिया में भी इसका क्या मिला था, इसका हड्डी गुड्डी मिला हो, जिसको जीवाश्म बोलते हैं ना। तो वही कौन सा मानव था? होमो हैबिलिस था, होमो इरेक्टस था, होमो निएंडरथल मानव था, या फिर होमोसेपियंस था? तो होमोसेपियंस तो अभी हम सब जो हैं वो किस मानव में आते हैं? तो हम सब आते हैं होमोसेपियंस में, तो ये तो होगा नहीं। चलिएगा, इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका हो जाएगा होमो इरेक्टस। ओके, होमो इरेक्टस। चलिएगा नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी। स्पेसीज प्लांटेडम पुस्तक किसने लिखा था? पुस्तक का क्या नाम है? स्पेसीज प्लांटेडम। अच्छा देखो, ये प्लांटेडम से कुछ याद आ रहा होगा कि सबसे पहले जो था ये, अगर क्लासिफिकेशन जिसमें टैक्सोनॉमी जब हम 11th में जब पढ़ाए थे, या 11th का एक चैप्टर है, या फिर आप लोग पढ़े होंगे 12th में भी तो टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण, सबसे पहले कैरोलस लिनियस महोदय थे। क्या किया था वो? जंतु और पादप को डिवाइड किए थे, है ना। तो ये वही जो किताब जिस बुक में लिखे थे उसी का नाम था स्पेसीज प्लांटेडम। तो कौन लिखा था? ये जो लिखे थे कैरोलस लिनियस महोदय लिखे थे। कौन लिखे थे? कैरोलस लिनियस महोदय। चलिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत कौन दिया था? अर्जित गुणों, अभी तुरंत आपको बताए थे, उपार्जित बताए थे, अर्जित बताए थे, ये पूर्वजता का सिद्धांत बोले थे, और एक बताए थे उत्परिवर्तन का सिद्धांत। यह तीनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। तो कौन दिया था ये अर्जित गुणों का? हिकेल दिया था, डार्विन दिया था, डिवेरिज दिया था, लेमार्क दिया था। तो दुए को आपको कमेंट करने के लिए बोले थे, तो आप ये तीसरा भी कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिएगा, आसान क्वेश्चन था। लेमार्कवाद का संबंध किससे है? उपयोग एवं अनुपयोग से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से, ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों से। लेमार्कवाद यानी कि लेमार्क एक साइंटिस्ट था जो एक सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत का नाम पड़ गया लेमार्कवाद का सिद्धांत। तो सिद्धांत किसी का दिया था? तभी आपको तुरंत हम बोले थे कि पहले ये बोला था कि मानव के पास क्या होता है? पूंछ होता है। बैठने के क्रम में इसके पूंछ पे क्या पड़ा? प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से इसका पूंछ ही गायब हो गया। उसके सांप को बोला, सांप को पहले पैर होता था, लेकिन बिल में रहने के कारण वो उसका ज़्यादा उपयोग नहीं करता था, इस वजह से उसका क्या हो गया? उसका जो ये जो टांग जो था सांप का वो गायब हो गया। तो उपयोग और अनुपयोग भी बोला है, और उपार्जित जो लक्षण है उसका वंशागति का भी सिद्धांत कौन दिया था? तो लेमार्कवाद दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त में से दोनों। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको अगर आप अच्छा 49 नंबर अगर अच्छा से आप देख लीजिएगा तो 48 का भी आप अच्छे से क्या कर सकते हैं? आप वो कर दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तुरंत आपको हम समझा ही दिए थे। ओके ना, चलिएगा, आज के सेशन में बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, और हम आप लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि आप लोग एकदम मन लगा के क्या कीजिए? पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और जो अगर पड़ोसी को सोच रहा हो कि नहीं ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसके जो उसका सोच होगा उसको सोच को आप क्या कीजिए? डिमोरलाइज कीजिए। ठीक है, जब सक्सेस होएगा सबसे पहले उसी को लड्डू भी खिलाइए। ओके ना।
तो इसी सेशन के साथ आज के सेशन में इतना रखते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक प्यारा सा इमोजी है। भगवान करे जब रिजल्ट आए तो उस समय भी आप लोगों का फेस कैसा हो, ऐसा ही हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से थैंक यू। ओके, चलिए।